नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी अगले हफ्ते में, जहां हम इस हफ्ते का कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन तो आपको बताएंगे ही, साथ ही अगले हफ्ते आपको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, किन कमोडिटी में अगले हफ्ते ज़्यादा एक्शन रह सकता है, कहां रिकवरी दिखेगी, कहां गिरावट दिखेगी, और बेहतरीन पोजिशनल कॉल्स बताने के लिए हमारे साथ दो मेहमान आज हैं। रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज़ से, नवीन माथुर हैं आनंद राठी से। अब दोनों ही सीजन मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमारे इस खास पेशकश के लिए। और सबसे पहले बात आज हम चांदी की करेंगे, क्योंकि चांदी में लगातार अब मुनाफा वसूली हावी हो गई है। अगर मई के रिकॉर्ड ऊंचाई से देखें तो करीब करीब 5,500 रुपए चांदी सस्ती हो चुकी है। नवीन जी, क्या हो रहा है चांदी में? क्या और कितनी गिरावट बढ़ेगी? और कई सारे दर्शक हैं जो ऊपर के भाव पे लग रहा था कि उनको क्या करना चाहिए, असमंजस की स्थिति। कुछ दर्शक ऐसे हैं जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि 70,000 के नीचे चांदी कब आएगी। क्या लग रहा है चांदी की चाल आगे किस तरह की रह सकती है अगले हफ्ते? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो चांदी है पर्टिकुलरली एज अ कमोडिटी बहुत ही ज्यादा डायनेमिक रहती है। एक तो बुलियन का भी रूप लेती है और दूसरा इंडस्ट्रियल मेटल का भी रूप लेती है। सो पर्टिकुलरली अगर कोई रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है या जो रिस्क एवर्स कस्टमर है, उसे कुछ हद तक चांदी से दूर रहना चाहिए। काफी वॉलेटाइल रहती है, इसी वजह से मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ। 76,000 तक के लेवल्स हमने चांदी में देखे थे कुछ दिनों पहले, और अभी जो है जुलाई का वायदा बाजार एमसीएक्स में तकरीबन 73,000 पर केजी के आसपास चल रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी तकरीबन $23-24 के आसपास के भाव हैं। मेरा मानना ये है इन अ मीडियम टर्म और अ शॉर्ट टर्म, आई वुड से फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स, कि थोड़ी सी मुनाफा वसूली इसमें और भी देखी जा सकती है। बट हैविंग सेड दैट, आई डोंट सी इट कि जो चांदी के प्राइसेस हैं एमसीएक्स में वो काफी हद तक 70,000 या 70,000 के नीचे फिलहाल आने वाले टाइम में दिख रहे हैं। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा बेयरिश है। पर जिस तरह से आपने कहा कि काफी निवेशक हैं जो सोच रहे हैं कि अगर चांदी 70,000 के नीचे आती है तो हम इन्वेस्ट करेंगे एंड वी विल बी देन इन्वेस्टेड इन सिल्वर फॉर अ लॉन्ग टर्म, आई थिंक दैट समहाउ इन एन इमीडिएट टर्म डज नॉट लुक लाइक टू बी अ पॉसिबिलिटी। बाय ऑन डिप्स रिकमेंडेशन स्ट्रैटेजी है, इसलिए मैं ज्यादा बेयरिश नहीं हूं। अगर किसी को करना भी है तो वो बाय ऑन डिप्स करें। तकरीबन एक हफ्ते का अगर टाइम फ्रेम है तो तकरीबन 77,500 के आसपास जो जुलाई वायदा है एमसीएक्स का, वो लेना चाहिए। 71,500 का स्टॉप लॉस लगाएं एंड 74 के आसपास, 74,000 74,500 के आसपास टारगेट देखा जा सकता है। कुछ हद तक मुझे लगता है कि जो रिसेशनरी फियर्स थे वो भी कुछ हद तक अब सेटल डाउन हो रहे हैं। तो जो बेस मेटल कंजम्पशन या इंडस्ट्रियल मेटल कंजम्पशन की डिमांड है वो कुछ आएगी, पर लेकिन देयरफॉर इट इज नॉट टू बेयरिश। बट यस, बाय ऑन डिप्स वुड बी अ रिकमेंडेड स्ट्रेटजी। ओके, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। जो अगले हफ्ते की रणनीति नवीन जी दे रहे हैं वो है 72,500 का जब लेवल दिखे चांदी में वहाँ पर खरीदे, 71,500 रुपये का स्टॉप लॉस लगा ले, टारगेट है 74,500 रुपये का। चांदी को लेकर यह रणनीति नवीन जी की तरफ से। रविंद्र जी, आपकी राय क्या होगी चांदी पर? जिस तरह की अब गिरावट आ गई है, एक हेल्दी करेक्शन कह सकते हैं, क्या और यहाँ से बाजार करेक्ट करेगा? क्या 70,000 के नीचे भी चांदी का लेवल दिख सकता है? गुड आफ्टरनून विश्व मोहन जी। अब मुझे नहीं लगता कि 70,000 के नीचे जाएगा, क्योंकि देखिए चांदी को हमें इस तरह देखना होगा। एक तो वो इट बिहेव्स लाइक अ प्रेशियस मेटल जब भी गोल्ड में हम तेजी देखते हैं, एंड जब भी इकोनॉमी में अगर सुधार आता है तो इट मूव्स एज अ इंडस्ट्रियल मेटल। और अभी अगर देखें तो गोल्ड ने भी एक पॉज लिया हुआ है। गोल्ड में भी ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं है, हालांकि ऊपर से थोड़ा सा करेक्टिव मूव आया है, बट स्टिल इट इज ट्रेडिंग क्लोज टू 60,600 60,700। और अगर बेस मेटल्स की चाल देखें तो बिकॉज ऑफ रिसेशनरी फियर्स तो काफी टाइम से चल रहे हैं, लेकिन अगर चाइना का डेटा देखें तो चाइना का डेटा इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। इस वीक में जो इंपोर्ट नंबर्स आए थे, उसके अलावा जो फैक्ट्री एक्टिविटी उनका स्लो डाउन कॉन्ट्रैक्शन में आ गया है। इफ यू लुक एट द सर्विसेज सेक्टर, दैट हैज बीन डिसअपॉइंटिंग। तो चाइना से जो होप्स निकल के आ रहा था कुछ दिन पहले कि
सिंस द रीओपनिंग वहां पे बहुत अच्छी डिमांड निकल के आएगी। दैट इज नॉट हैपनिंग, बट इट इज हैपनिंग, बट इट इज इन अ वेरी स्लो पेस। और वो एक्सपेक्टेड भी था कि इतना जल्दी कोई डिमांड निकलने वाला नहीं है। तो आई थिंक चांदी में जो मैं आपके शो में लगातार कहते आ रहा हूँ कि 77,900 से 78,000 का जो रेजिस्टेंस है वो काफी क्रूशल था फॉर इट टू ब्रेक। अगर उसके ऊपर निकल जाता तो एक ब्रेकआउट आ जाता था, एंड देन वी वुड हैव सीन 82,000 83,000 ऑन द हायर लेवल्स। वो हुआ नहीं। ट्राई किया, 78,000 के आसपास प्राइस गया था, लेकिन उसके बाद हमने करेक्टिव मूव देखा, और पिछले 2 दिन में हमने काफी करेक्शन देखा है चांदी में। दैट इज मेनली बिकॉज इंडस्ट्रियल मेटल्स में एक शार्प करेक्शन आया है। कॉपर के प्राइसेस देखिए आप, कॉपर के प्राइसेस अराउंड 726-27 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जो कि गोल्ड में एक पॉज है और इंडस्ट्रियल मेटल्स में एक फॉल दिख रहा है, आई थिंक दैट इज व्हाट इज प्रेशराइजिंग सिल्वर। और अगर चाइना से कोई भी स्टिमुलस निकल के आता है, बिकॉज ये एक्सपेक्टेशन काफी है कि शायद चाइना को स्टिमुलस अनाउंस करेगा, अगर वो होता है तो मेरे हिसाब से सिल्वर में फिर से हम एक यू टर्न देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 72,000 71,500 शुड बी एन आइडियल लेवल। हो सकता है कि वहां तक एक बार प्राइस आ सकता है, बट अभी करीब 70,500 के आसपास चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये वीकली व्यू के हिसाब से अगर यहाँ से और 1-1.5 हजार का करेक्शन आता है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बाई इन सिल्वर। 70,000 के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ऊपर में फिर से हम एक बार 73,800 से लेकर 74,000 तक के लेवल देख सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे शॉर्ट करना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। या तो राइस पे शॉर्ट कर सकता है, बट आई थिंक इट हैज गिवन अ गुड बिट ऑफ करेक्शन, और यहाँ से और 1-1.5 हजार अगर नीचे आता है तो आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। चांदी को लेकर ये व्यू है, लेकिन एक और खबर वो है खाने के तेल को लेकर, और हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। नकुल रस्तोगी हैं और साथ ही हमारे साथ बीबी मेहता हैं, सीके ईडी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। आप इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नकुल, मैं आपके पास आता हूं। पाम तेल में जो रिकवरी की कोशिश हो रही थी, 1 महीने की ऊंचाई तक भाव चले भी गए थे, 3800 रिंगिट के ऊपर चला गया था भाव, फिर से अब वापस गिर गया 3,600 रिंगिट के नीचे। क्या लग रहा है, क्यों नहीं पाम तेल की तेजी टिक पा रही है? कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो दबाव बना रहे हैं पाम तेल कीमतों पर? पाम तेल की जो तेजी बीच में देखने को आई थी, वो थोड़ी सी कुछ बाइंग आ गई थी कुछ मार्केट से, इसलिए थोड़ी सी वो तेजी थी। और प्रोडक्शन के बारे में लोगों को लगने लगा था कि प्रोडक्शन शायद इंप्रूव नहीं हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद आजकल जो अभी पिछले समझ लो 10 दिन से जो बाजार लगातार टूट रहा है, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि धीरे धीरे रियलाइजेशन बढ़ गया लोगों का कि पाम का प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो गया सोयाबीन ऑयल से और सनफ्लावर ऑयल से। सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल पाम से नीचे बिकने लगे, और इसका इम्पैक्ट हमने इंडिया में देखा है। अभी जब रिपोर्ट आई है कि इंडिया ने जो पिछले महीने माल खरीदा है, अप्रैल में जो उनके यहाँ माल गया है वो मार्च से कम गया, और उसका कारण था कि उन्होंने सनफ्लावर और सोयाबीन ऑयल ज़्यादा खरीदा। तो एक तो ये रीज़न था। दूसरा रीज़न है एग्रेसिव सेलिंग बाई इंडोनेशियंस। इंडोनेशिया में, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कि हर 15 दिन में लेवी और ड्यूटी चेंज होती है, लेवी एंड टैक्सेस, एक्सपोर्ट टैक्सेस। तो जिस तरीके का अभी बाजार चल रहा था, उस हिसाब से आगे आने वाले अभी 16 तारीख से, 16 मई से टैक्सेस में कमी आ जाएगी, करीब 50 से $60 टन लेवी और टैक्सेस मिला के। तो उस एक वो फैक्टर हो गया कि उसको उन्होंने डिस्काउंट करना चालू कर दिया, सेल करना चालू कर दिया। और एक और फैक्टर आया कि जब प्रोडक्शन का बढ़ने का, मई महीना अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो हम लोग इसे मिनी पीक मंथ भी बोलते हैं, कि इस पीरियड का जनवरी से जून तक के पीरियड में सबसे अच्छा प्रोडक्शन मई में होता है, और उसके बाद जाके वही अक्टूबर नवंबर उन महीनों में हाईएस्ट प्रोडक्शन आता है। तो मई महीने का प्रोडक्शन मलेशिया इंडोनेशिया दोनों में बहुत अच्छा है। वेदर अच्छी चल रही पिछले 6 महीने में, तो प्रोडक्शन भी अच्छा। फिर अब आते हैं अपन डिमांड की तरफ। इसका मतलब सप्लाई सब तरफ बहुत अच्छी है, और यूएस में प्लांटिंग की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, इसलिए सोया घट रहा है, सोयाबीन घट रहा है तो सोया ऑयल भी उसके साथ घट रहा है। ये तो सप्लाई साइड हो गया, लेकिन जो डिमांड साइड है वो सीन काफी खराब है। इंडिया का जैसे कि बात चल रही थी कि उनकी मस्टर्ड क्रॉप बहुत अच्छी है, उनकी अपनी क्रॉप बहुत अच्छी है, तो हो सकता है स्लो डाउन हो जाए, तो इंडिया में स्लो डाउन है। चाइना में एज इट इज, जब से उनका वो कोविड वाला चक्कर चला है उसके बाद से
स्लो डाउन चल रहा है, तो वहां पे डिमांड स्लो है। फुल बाकी वर्ल्ड मार्केट्स में भी जो मार्केट्स हम लोग हैंडल करते हैं स्पेसिफिक इन डलिंग, हमारे सब मार्केट्स में डिमांड बहुत स्लो है। ईद खत्म हो गई तो जो जिन जगहों पे त्योहार की खरीदी थी वो खत्म हो गई। अब इंडिया में भी अगला त्योहार जब आएगा उसके बाद ही कुछ ज्यादा हो सकता है डिमांड आए। तो डिमांड, एक तरफ डिमांड कम है और दूसरी तरफ सप्लाईज इंक्रीज हो रही हैं, तो नेचुरली बेसिक फंडामेंटल है कि दाम कम होंगे। प्लस इंडोनेशिया में भी लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि सरकार अब धीरे धीरे डीएमओ को रिलैक्स करना चालू कर देगी और ज्यादा माल निकल पाएगा। ओके ओके, चलिए अब हमारे साथ बीबी मेहता साहब भी जुड़ेंगे, सी के ईडी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि खाने के तेल के जो इंपोर्ट के जो नंबर्स आए हैं अप्रैल के महीने में और साथ ही जो 6 महीने के ओवरऑल आंकड़े हैं वो क्या बयां कर रहे हैं, उसको लेकर रिपोर्ट ये है कि खाने के तेल में जो सनफ्लावर ऑयल का जो इंपोर्ट है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी मिली है। मार्च के मुकाबले सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट 68% बढ़कर 2.49 लाख टन हो गया है। अप्रैल में सोया ऑयल इंपोर्ट की अगर बात करें तो इसमें 1% की बढ़ोतरी हुई है, ये 2.62 लाख टन हो गया मार्च के मुकाबले। हालांकि ओवरऑल अगर वेज ऑयल इंपोर्ट में अगर देखें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे तो 10% की कमी हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर करेंगे तो ये आंकड़े आपको ज़्यादा लगेंगे, ये आपको 15% की ग्रोथ भी दिखाएंगे, लेकिन मार्च के मुकाबले ये आंकड़े कम हुए हैं। अप्रैल में पाम तेल इंपोर्ट की अगर बात करें तो मार्च के मुकाबले ये 31% घटकर 5 लाख टन के आसपास हो गया। तो ये ताज़ा आंकड़े जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट के आंकड़े हैं वो आपको मैं बता रहा था। हमारे साथ मेहता साहब भी है। सर, अप्रैल में सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट में काफी तेज उछाल देखने को मिला, इसके पीछे क्या वजह है सर? बेसिकली जो यूक्रेन और रशिया में माल पड़ा है सारा और कॉरिडोर अभी खुला है, तो वो चाहते हैं कि जितना हो सके इतना माल आगे निकाल दे। दैट वाज द मेन रीजन कि जो यूक्रेन से और रशिया से काफी आया है, कॉरिडोर की वजह से हुआ है। जो ब्लैक सी का कॉरिडोर है टाइम टू टाइम ओपन होते हैं, तो उसके वजह से ज्यादा सनफ्लावर का एक्सपोर्ट हुआ है यूक्रेन और रशिया से, और इंडिया सबसे ज्यादा लिया है। ओके सर, बाकी खाने के तेल को लेकर आपको क्या लग रहा है? पाम तेल में हालांकि गिरावट तो दिख रही है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, लेकिन आपका कहना है कि आरबीडी पाम तेल का जो इंपोर्ट है वो काफी ज्यादा दिख रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप मेहता जी? That is a cause of concern. आज क्या हो रहा है कि आरबीडी ओलिन इज चीपर देन सीपीओ लैंडेड कॉस्ट, तो उसके वजह से आरबीडी ओलिन आज 22% आ रहा है, जो 2 साल पहले 3 से 4% ही था। और उसके वजह से यहाँ का रिफाइनर परेशान है, क्योंकि आपकी फिनिश प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है कंपेयर टू द रॉ मटेरियल। तो हमारे जो रिफाइनर्स है, प्रैक्टिकली रिफाइनर्स बिकम द पैकर्स, या इट मेक मोर सेंस टू इंपोर्ट फिनिश प्रोडक्ट रादर देन क्रूड ऑयल। तो धीरे धीरे अगर बढ़ती जाए, जो आरबीडी ओलिन की क्वांटिटी अब देखिए 11 लाख टन आ गया है और रफली रिप्रेजेंट अबाउट 22% ऑफ द पाम ऑयल। तो जरूर है कि वहां चेकमेट हो, और उसके लिए हमने गवर्नमेंट को भी लिखा है कि भाई एक तो ड्यूटी डिफरेंस है जो अभी 7.5% का बढ़ा के एटलीस्ट 15% कर दीजिए, दैट विल डिस्करेज। आज इंडोनेशिया में क्या हो रहा है, हाई ड्यूटी ऑन सीपीओ और लो ड्यूटी ऑन आरबीडी ओलिन, उसके वजह से वो भी डिस्काउंट करते हैं। उसके तो यहाँ जो सस्ता तेल आरबीडी ओलिन आ रहा है वो चेकमेट करने की बहुत जरूरत है। हाँ जी, से मेरा सवाल होगा प्राइस आउटलुक को लेकर। अब ग्लोबल ऑयल कॉन्फ्रेंस में है, वहाँ पे बहुत सारे मार्केट के बड़े एक्सपर्ट से बात हुई होगी, किस तरह का प्राइस आउटलुक है? कई सारे दर्शक के खाने के तेल पर सवाल भी आ रहे हैं। एक सवाल वो सरसों पे पूछ रहे हैं, एक हमारे दर्शक है वो जानना चाह रहे हैं कि जून तक क्या भाव हो जाएगा सरसों का। सरदार सिंह है गंगानगर से, यहाँ के घरेलू किसान हैं, छोटे कारोबारी भी है, क्या सलाह देंगे उनको? किस तरह का प्राइस आउटलुक मस्टर्ड को लेकर निकल कर आ रहा है? देखिए आज मस्टर्ड के लिए किसान काफी परेशान है। जो वो एमएसपी है 5,450, उसके सामने किसान को खाली फक्त 4,800 4,700 मिल रहा है, तो परेशान है। हमने 2 दिन पहले भी गवर्नमेंट को बताया था कि भी आप मस्टर्ड के लिए जो नाफेड को इंस्ट्रक्ट कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा परचेस करे एट एमएसपी। आज आप देखें तो 5-5.5 लाख टन जो अब तक खरीदी हुई है, उससे ज्यादा तो हरियाणा में हुई है। मेरे ख्याल से जो
राजस्थान है सबसे बड़ा जो 40% पैदा करते हैं मस्टर्ड, वहां तो कुछ 15-20 हजार टन का ही नाफेड ने लिया है। और किसान भी रेडी नहीं है। किसान को भी ऐसा लगता है कि जब ये हमने सोइंग किया तभी 7,000 पर क्विंटल था और अभी 5,000 से नीचे चला गया है, तो हम क्यों बेचे। तो वो भी बैठा है बेचने के लिए, वेट कर रहा है कि थोड़ा भाव ऊपर चले तो बेचे। नकुल भी हैं। नकुल जी, आपको क्या लग रहा है किस तरह के ओवरऑल पाम तेल की तो आपने बात कर ली, सरसों को लेकर, सनफ्लावर को लेकर, सोया तेल को लेकर, इन तीनों का प्राइस आउटलुक क्या है? देखिए अल्टीमेटली जैसा हमें लगता है, मतलब हिस्टोरिकली भी अगर आप देखो, पाम ऑयल सब चीजों से डिस्काउंट पे चला ही जाता है। तो धीरे 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 सनफ्लावर का, जैसे मेहता जी ने बताया, नमस्कार सर, मेहता जी ने बताया कि वहां से यूक्रेन से, और जो रिपोर्ट्स हैं एक्चुअली यूक्रेन से तेल तो गया ही है, ऑयल एंड सीड भी बहुत एक्सपोर्ट हुआ है, क्योंकि वो आसान था। सीड को भरो ट्रक में और उसको रोमानिया और बल्गारिया उस तरफ से निकाल दो, तो काफी बार बाहर माल चला गया। तो जो बाहर प्लांट थे उन्होंने तेल बना के एक्सपोर्ट किया है, लेकिन धीरे धीरे ये स्लो होता जाएगा। ये सॉफ्ट ऑयल्स का हम लोगों ने हमेशा देखा है, जब ज्यादा सॉफ्ट ऑयल्स होते हैं तो उनके दाम कम हो जाते हैं, कंजम्पशन एकदम से बढ़ जाता है। उसके बाद लोगों को फिर से वही सॉफ्ट ऑयल चाहिए, लेकिन फिर उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। सिर्फ पाम तेल है जिसकी अवेलेबिलिटी साल भर एक सी चलती रहती है। तो मेरे ख्याल में तो धीरे धीरे प्राइसेस अब स्टेबलाइज होनी चालू हो जाएंगी सॉफ्ट ऑयल्स की, और उसके नतीजा ये रहेगा कि पाम ऑयल भी स्टेबलाइज होना चालू हो जाएगा। जो प्राइस लेवल्स हम लोग अभी देख रहे हैं, मेरे को इसमें बहुत ज्यादा मंदी अब नहीं दिखती। मेरे ख्याल में तो ये सही इक्विलिब्रियम रेट्स हैं अभी हमारे, जो 35,000 पकड़ लीजिए, बीएमडी जो हमारा 3,500 रिंगिट पे चल रहा है, ये इक्विलिब्रियम है। इससे ज्यादा नीचे जाएगा वापस इसी लेवल पे आ जाएगा। हाँ, वो 4,000 और 5,000 की तेजी वाली जो बड़ी बात है, वो जब तक कुछ बड़ा झटका नहीं आता कहीं और वर्ल्ड में, जैसे यूएस प्लांटिंग में किसी वेदर का आ जाए, या यूक्रेन रशिया में आ जाए, या मलेशिया में वेदर खराब हो जाए, नहीं तो बाकी अब ये करीब करीब उस जगह पे पहुंच गया जहां बाजार अब स्थिर हो जाने चाहिए। ओके, शुक्रिया। यानी यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना है। शुक्रिया मेहता सर आपका भी, नकुल सर आपका भी, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए अब हम अपने दोनों मेहमान के पास लौटते हैं, नवीन जी। और नवीन जी काफ़ी समय से वेट भी कर रहे हैं। नवीन जी, अब अगला सवाल मेरा कच्चे तेल को लेकर होगा और नेचुरल गैस को लेकर। कच्चा तेल रिकवरी की कोशिश हो रही थी लेकिन वो टिक नहीं पा रही है, क्या वजह आप देख रहे हैं? और अगले हफ्ते अगर किसी ट्रेडर्स को सलाह देना है तो क्या सलाह देंगे नवीन जी? जो इंटरनेशनल में भाव चल रहे हैं WTI के, वो तकरीबन मैं कहूंगा 70-72 के आसपास, 70-71 के आसपास ही चल रहा है। जैसा पहले बताया जब आपने सिल्वर का क्वेश्चन किया था विशु मोहन जी, बहुत हद तक इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल, एंड पर्टिकुलरली क्योंकि इकोनॉमी अभी थोड़ा ये दिखाई क्लियर नहीं दे रहा है कि रिसेशन रहेगा या नहीं रहेगा, ये इकोनॉमी ग्रोथ कितनी होगी, उसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत रेंज बाउंड ट्रेडिंग रहेगी विश्व मोहन जी WTI और ब्रेंट में। जहां तक रशिया और यूक्रेन का फैक्टर है, that story has been now very well discounted and people have found the alternatives to buy from the other countries. So therefore I think the factor with respect to the demand also is muted. The supply anyway, whatever has been there, it is continuing, and therefore I think $71-72 would be something where the crude oil, particularly the WTI contract, would continue to trade for quite a long time. And long time से मतलब ये है कि तकरीबन 1.5 से 2 महीना, इवन 3 महीना भी। थोड़ा आप ये भी देखिए कि जो गर्मियों का सीजन होता है वो थोड़ा ट्रैवलिंग सीजन कम रहता है, तो उसकी वजह से भी जो डिमांड है क्रॉस द ग्लोब वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ऑल्दो वेकेशन पीरियड होता है, पर लेकिन ऑल सेड एंड डन इट इज नॉट अ वेरी गुड टाइम फॉर द डिमांड टू कम इन। सो ओवरऑल ट्रेंड इस वजह से जो मुझे लग रहा है विष्णु मोहन जी, वो डेफिनेटली एक न्यूट्रल ही रहेगा, नीदर बेयरिश नॉर बुलिश। बट अगर जैसे मैंने कहा 1-2 हफ्ते की कोई स्ट्रैटेजी लेना चाह रहा है तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि जो क्रूड का मे वायदा है वो सेल करें राइस पे तकरीबन 5,900 के आसपास।
अगर भाव देखें अभी तो तकरीबन 5,810 का चल रहा है एमसीएक्स पे, तो 5,900 पे सेल, स्टॉप लॉस 6,000 का लगाएं और टारगेट 5,700 का। अगले हफ्ते के लिए आपके लिए स्ट्रैटेजी नवीन जी की तरफ से 5,900 पे बेचे, 6,000 का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट है 5,700 के। और फटाफट से कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। आनंद वर्मा है, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? रविंद्र जी, क्या करना चाहिए एनजी में? हिसाब से एनजी में अगर प्राइस एक्शन देखें तो प्राइस एक्शन के हिसाब से 168 का एक अच्छा सपोर्ट है। जब तक कि वो होल्ड है, एक बार पॉसिबिलिटी है कि प्राइसेस ऊपर आ सकते हैं, बट ऊपर में सस्टेन नहीं कर रहा है प्राइसेस, तो आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग कर लाइक वी शुड नॉट वेट फॉर लॉन्गर टाइम, क्योंकि अगर फंडामेंटल्स देखें तो फंडामेंटल में अभी भी कोई तेजी नहीं है। विंटर खत्म हो चुका है, समर डिमांड आने में अभी टाइम है, तो मेरे हिसाब से इन्वेंट्री लेवल्स भी काफी हाई है। तो अगर फंडामेंटल देखें तो हायर लेवल्स पे सस्टेन करते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन काफी लोअर है प्राइसेस अभी। तो मेरे हिसाब से 168 शुड बी द स्टॉप लॉस इफ समबडी इज बाइंग, क्योंकि चार्ट पे एक अच्छा पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और अपसाइड जो है वो 186 188 का होना चाहिए। अगर उसके ऊपर निकल जाता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो इट माइट एक्सटेंड टिल 194 है मुंबई से, इनका सवाल भी नेचुरल गैस पर है। नवीन जी, आप बता दीजिए, 10 लॉट इन्होंने खरीद रखा है, क्या टारगेट रखें अगले हफ्ते के लिए और क्या स्टॉप लॉस लगा लें? मैं तो मतलब कि अभी जो देख रहा हूँ नेचुरल गैस का भाव जो है तकरीबन 178 के आसपास चल रहा है, 178 69 के आसपास, 178 के आसपास। रिकमेंडेशन बाय की है, ट्रेडिंग पॉजिटिव दिख रहा है नेचुरल गैस में, पर टारगेट जो है वो तकरीबन 190 या 191 के आसपास ही लग रहा है, मैक्सिमम 195। अब मुझे ये नहीं पता उन्होंने कितने में बाय करा हुआ है, पर हाँ, आज की डेट में अगर कोई स्ट्रैटेजी आप मेरे से लेना चाहेंगे तो मैं बाय ऑन डिप्स कहूंगा, तकरीबन 175 के आसपास बाय करिए। मई मंथ का जो वायदा है 165 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए और 190 195 के आसपास के टारगेट देखे जा सकते हैं। साफ है, 175 पे खरीदे, 165 का स्टॉप लॉस लगा ले नेचुरल गैस के लिए और 190 से 195 के टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हैं नेचुरल गैस मई वायदा के लिए। कॉल नवीन जी की तरफ से। अगले दर्शक है हर्ष प्रजापति है, झांसी से। रविंद्र जी, इन्होंने गोल्ड खरीदा है 60,800 रुपए में, क्या करना चाहिए? गोल्ड में मेरे हिसाब से अभी 60,200 का एक सपोर्ट है। थोड़ा सा वीकर साइड पे है गोल्ड, क्योंकि कल के सेशन में हमने देखा था कि प्राइसेस ऊपर लेवल पे सस्टेन नहीं किए हैं, तो आई थिंक एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 60,200 के आसपास। और अगर ये 61,000 61,200 आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना। मीरा जैन है इंदौर से, चांदी पर राय जानना चाह रहे हैं। हालांकि नवीन जी ने चांदी पर राय दे दिया था, एक बार मीरा जी के लिए कोई कॉल बता दीजिए चांदी में सर। नवीन जी, बाय ऑन डिप्स करिए, तकरीबन जैसे मैंने कहा 73 100 के आसपास का भाव है, 72 500 के आसपास जो जुलाई वायदा है विश्वमोहन जी, वो बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड जरूर करूंगा कि लगा के चलिए, क्योंकि वॉलेटाइल कमोडिटी है, वॉलेटाइल एनवायरनमेंट है। हमने 78,000 प्लस लेवल्स देखे और अभी 73,000 देख रहे हैं एक हफ्ते 10 दिन के अंदर ही। तो 71,500 का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट जैसा मैंने कहा था तकरीबन 74,500 74,000 के आसपास के देखे जा सकते हैं। एग्री पर एक सवाल आ रहा है पवन हिसार का, ग्वार में क्या करना चाहिए? ग्वार को लेकर रविंद्र जी आपका व्यू क्या है? वेल आई थिंक ग्वार सीड थोड़ा सा साइडवेज है, लेकिन इट इज ट्राइंग टू ब्रेक आउट। अगर प्योर प्राइस एक्शन देखे तो मेरे हिसाब से 5,930 तक के लेवल्स वेरी मच पॉसिबल है। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो इसमें एक ब्रेकआउट पॉसिबल है, जो कि 6,200 तक प्राइसेस को लेके जा सकते हैं। अभी जो इसमें सपोर्ट है वो 5,700 का है, तो जब तक कि 5,700 होल्ड है शॉर्ट टर्म में इट लुक्स अ बाय 5,930 और 930 के ऊपर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 6,200। ओके। अगले दर्शक प्रशांत है आसनसोल से, कॉपर और जिंक को इन्होंने बेच रखा है। नवीन जी, क्या सही स्ट्रेटजी है क्या कॉपर जिंक की बिकवाली? क्योंकि जिस तरह की गिरावट दिखी भी है एलएमई पे या घरेलू बाजार में, क्या ये गिरावट अगले हफ्ते भी कंटिन्यू होगी? सेल पोजीशन में बने रहेगी गिरावट? हाँ, थोड़ी कंटिन्यू रहेगी गिरावट। और पर ये मुझे नहीं पता है विश्वमोहन जी के उन्होंने कितने लेवल पे कॉपर और जिंक
सेल करा हुआ है। पर जहां तक ट्रेंड की बात है, 1 हफ्ते 10 दिन की नहीं, वो डेफिनेटली नेगेटिव दिख रहा है। मैं सेल ऑन राइज ही रिकमेंड कर रहा हूँ। कॉपर में मे वायदा जो है एमसीएक्स का मतलब कि 730 के आसपास सेल करना चाहिए, 740 का स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट जो है वो 710 के देखे जा सकते हैं। जहां तक जिंक की बात है, वो भी सेल ऑन राइज है, मे वायदा 229 230 के आसपास सेल करिए, स्टॉप लॉस 233 का लगाइए और नीचे की तरफ टारगेट 220 और 225 के देखे जा सकते हैं। 220 का टारगेट मुझे दिख रहा है हाल फिलहाल में अगले 10 दिन में। नहीं, दोनों ही सेल कॉल यहाँ पर 730 के लेवल पे आपको बेचने की सलाह कॉपर है, 710 के टारगेट के लिए कॉपर बेचने की सलाह है। जीरा पे राय लेते, जीरे में जिस तरह की रैली इस हफ्ते भी दिखी, 49,480 का नया रिकॉर्ड भी दिखा। रविंद्र जी, क्या लग रहा है अगले हफ्ते जीरे की चाल किस तरह की रह सकती है? वेल, जैसे मैंने इस वीक में भी मंडे के शो में बताया था कि जीरा में जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, जो कि क्लियरली प्राइसेस में भी दिख रहा है, क्योंकि एक नया हाई लगाने के बाद फिर से प्राइसेस में एक करेक्शन आया है। तो मेरे हिसाब से इट इज स्ट्रगलिंग ऑन द हायर साइड। और अगर चार्ट भी देखें तो थोड़ा नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्की बेट होगा यहाँ पे बाई करना। अगर किसी का बाई पोजीशन है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि प्रॉफिट बुक कर ले। हाँ, अगर यहाँ से एक करेक्टिव डिप आता है टुवर्ड्स से 44,000 या 43,000, आई थिंक वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए जीरे से, या फिर एक बार एक कंफर्म सिग्नल के बाद शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को लेना है तो आई थिंक 44,000 या 43,000 के करेक्शन पे एक बार बाइंग एंट्री कर सकते हैं। शुक्रिया रविंद्र जी आपका और नवीन जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को तमाम ट्रेडिंग कॉल्स भी बताएं और पूरा आउटलुक भी, ब्रॉडर आउटलुक भी समझा दिया। तो कमोडिटी अगले हफ्ते में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।